बच्चों, आज बात करते हैं हम लोग कैश फ्लो की। कैश फ्लो, you all know that flow means flowing of something and cash flow means flow of cash. किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रुपए का आना और रुपए का जाना, इसको लेकर के एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो सकती है उनको सबको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। वन इज ऑपरेटिंग, सेकेंड वन इज इन्वेस्टिंग एंड थर्ड वन इज फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नॉर्मल वर्क आते हैं। नॉर्मल वर्क मतलब कोई भी बिजनेस जिस चीज में अपना काम करता है उस काम के कारण जो पैसा आना है या पैसा जाना है उसको सबको इसमें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि सैलरी का पेमेंट करना, पैसा जा रहा है, सेल करना गुड्स की, पैसा आ रहा है, परचेज करना गुड्स की, मतलब पैसा जा रहा है। तो ये हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में असेट्स को देखा जाता है, और असेट्स वो भी कौन सी, जो हमारी नॉन करंट है। नॉन करंट या हम कहते हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जैसा कि आप लोग जानते ही हो, मशीन, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, ये सब आती हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब उन चीज़ों पर एक्सपेंसेस जो हमारे के बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो सब फिक्स एसेट होते हैं, तो वो आते हैं हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तीसरी होती है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में हम लेते हैं कैपिटल को और नॉन करंट लायबिलिटी को। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा तुम्हारा, लोन, डिबेंचर, ये सब आते हैं हमारे नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है, अब इन तीनों में कैटेगराइज करके हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें रुपए का आना और रुपए का जाना दोनों लिखा हुआ होता है। अच्छा, एक और तरीके से इनको हम देख सकते हैं कि हम कह दें कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम लोग पीएल अकाउंट की चीजें लेते हैं और वर्किंग कैपिटल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। मतलब जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो हम लोग पीएल अकाउंट की कुछ चीज़ों को लेते हैं, इसको देखते हैं, और बैलेंस शीट से हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को देखते हैं। जब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख रहे होंगे तो हम लोग केवल बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट को देखते हैं। नॉन करंट एसेट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट, मतलब टेंजिबल और इंटेंजिबल का। ठीक है, नॉन करंट एसेट को देखते हैं, इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आता है। और जब फाइनेंसिंग की बात होगी तब हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड करेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, इनका रोल आता है जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे होते हैं। बैलेंस शीट की नॉन करंट एसेट साइड का रोल केवल होता है जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड अदर देन करंट लायबिलिटी, उनको हम देखते हैं जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं। शुरुआत हम लोग करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो होती है नेट
कैश नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। वास्तव में इसमें क्या क्या आएगा तुम्हारा, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, पीएल स्टेटमेंट का डिफरेंस, एक जनरल रिजर्व का डिफरेंस, दो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का ध्यान रखना है, करंट ईयर का जो प्रोविजन बनाया, और तुम्हारा आएगा डिविडेंड पेड, डिविडेंड जो पे किया ड्यूरिंग द ईयर वो भी इसी में आता है। इनको सबको जोड़ते हैं तो वो हमें बताएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहली हेडिंग ये होती है। दूसरी हेडिंग इसमें डाली जाती है जिसका नाम होता है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें हम पीएल अकाउंट से उन चीजों को लेते हैं जिनमें कैश वो हो ऑपरेटिंग, लेकिन उनमें कैश ना गया हो। एग्जाम्पल के तौर पे हो गया तुम्हारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो पीएल अकाउंट में लिखा होता है और ये ऑपरेटिंग भी होता है, लेकिन इसमें कैश नहीं जाता, तो डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरा नॉन ऑपरेटिंग वाले एक और चीज होती है, ये बल्कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आओ, जैसे गुडविल रिटर्न आओ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल जो रिटर्न ऑफ की जाती है इसमें भी कैश नहीं जाता, इसके कारण प्रॉफिट कम हो चुका होता है, ये सब ऐड किए जाते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जो पे किया गया लोन पर। अब लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया गया वो यहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है कि इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो होता है वो हमारा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, लेकिन ये पीएल अकाउंट में भी लिखा होता है, इसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो चुका होता है, इसलिए हम इसको ऐड बैक करते हैं क्योंकि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का केवल निकालना है। और माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब फिक्स एसेट की सेल्स पर अगर हमें कोई गेन हुआ है तो उसको हम माइनस करते हैं। माइनस क्यों करते हैं, माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इस गेन के कारण हमारा प्रॉफिट बढ़ चुका है, लेकिन ये गेन जो है हमारा, ये गेन हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की चीज है, इसलिए इसको ऑपरेटिंग में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग लेस करते हैं। इसके कारण प्रॉफिट बढ़ चुका होता है तो इसको हम हटा देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। इनका सबका एडजस्टमेंट करने के बाद जब ये दोनों एडजस्टमेंट आप लोग कर लोगे तो जो हमारा बैलेंस बचता है उस बैलेंस को हम लोग कहते हैं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। मतलब हमारा जो प्रॉफिट आ गया ये वो प्रॉफिट है जो वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का प्रॉफिट है। अब वर्किंग कैपिटल का आप करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट। वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती हैं, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी।
तो इस वाली एक्टिविटी को भी हम या इस वर्क को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम होता है ऐड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट। देखो, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को क्यों ऐड करते हैं? हमारी लायबिलिटी कब बढ़ेगी? जब हमें पैसा देना हो और हमने पैसा ना दिया हो, तभी तो हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। तो करंट लायबिलिटी का बढ़ने का मतलब है कि हमें पेमेंट करना था लेकिन हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो पैसा हमारे पास रुक गया ना, तो इसके कारण हमारा पैसा बढ़ा, इसलिए इसे ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी का डिक्रीज क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि असेट जब भी जाएगी तो हमें पैसा दे के जाएगी। तो मान लो स्टॉक हमारा कम हो गया या डेटर हमारे कम हो गए, तो डेटर कम कब होंगे? डेटर कम तब होंगे जब वो हमें पैसा दे दे। तो मतलब क्या हुआ कि डिक्रीज इन करंट असेट के कारण हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए इसे ऐड करते हैं। और दूसरा हेड हम लोग बनाते हैं लेस, इसका अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट। जो ऊपर वाले का कारण था उसका अपोजिट कारण यहाँ पे हो रहा है। ये अपोजिट कारण क्या हो रहा है? देखो, लायबिलिटी डिक्रीज कब होगी? लायबिलिटी हमारी तब डिक्रीज होती है जब हम पेमेंट करें, तभी तो हमारी लायबिलिटी कम होगी। तो इसलिए करंट लायबिलिटी में अगर कोई डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, क्योंकि इसके कारण पैसे का आउटफ्लो है। और ऐसे ही करंट असेट हमारी कब बढ़ेगी? असेट तब बढ़ती है जब हम पैसा खर्च करें और असेट परचेज करें। ठीक है, तो करंट असेट का इंक्रीज भी हम लोग यहाँ पर लेस करते हैं, क्योंकि ये भी आउटफ्लो है। इतना काम करने के बाद, इन तीनों चीजों को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास अगर पॉजिटिव में रुपए बचा तो उसे हम कहेंगे नेट कैश। हालांकि भी इसमें टैक्स भी माइनस करना होता है अगर टैक्स का कोई पेमेंट किया गया है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर नेगेटिव आता है तो हम लोग लिखेंगे नेट कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां ध्यान रखना, इतना काम होने के बाद एक चीज और आनी चाहिए, लेस टैक्स पेड। टैक्स जो होता है वो भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रीजन ये है कि हमने जो वर्किंग की उसी के ऊपर तो हमारा टैक्स आएगा, इसलिए टैक्स पेड भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो टैक्स पेड को यहाँ डिडक्ट कर देते हैं। अच्छा, टैक्स पेड के लेकर के एक चीज ये ध्यान दो कि नॉर्मली क्वेश्चन में खाली प्रोविजंस बने होते हैं। खाली जो बैलेंस शीट दी हुई होगी उसमें प्रोविजंस लिखे होंगे, दो प्रोविजन, एक पिछले साल का, एक करंट ईयर का। तो ये माना जाता है कि करंट ईयर का जो प्रोविजन बना हुआ है वो पीएल अकाउंट से बना होगा, उसके कारण प्रॉफिट कम हुआ है, उस प्रोविजन को हम ऊपर ऐड करते हैं। और जो पिछले साल का प्रोविजन है उस प्रोविजन को हम माइनस करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि लास्ट ईयर का जो हमने प्रोविजन बनाया था वही टैक्स इस साल पे करना पड़ा होगा हमें। एक्चुअली टैक्स के केस में क्या होता है, साल के अंत में जब आपका प्रॉफिट निकल आता है तब उस प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, और इसका पेमेंट जो होता है वो फाइनल अकाउंट बनने के बाद में होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट ऑफ ईयर में एक हम प्रोविजन बना लेते हैं कि लगभग इतना हमें टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअल टैक्स पेड कितना है ये बाद में पता चलता है। तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है तो जो पिछले साल हमने प्रोविजन बनाई थी हम ये मानते हैं कि उतना टैक्स देना पड़ा होगा, और अगर एक्चुअल टैक्स पेड दिया हुआ है तो जो पेड है उसको हम लोग माइनस करेंगे। तो ये कहानी थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, इसको ध्यान से समझो और देखो। फिर बाकी कहानी फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट उसमें ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग की।